हेलो 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 बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं आ चुका हूँ आपके साथ नीट 2023 का फिजिक्स सेक्शन डिस्कस करने के लिए। बिना समय बर्बाद किए हम इस पे आगे बढ़ेंगे। आप एक पेन कॉपी उठा लें और मेरे साथ सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए तैयार हो जाएं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, जिससे कि आपको आने वाले फ्यूचर वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन आए। इसके लिए आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, और जिसके साथ शेयर करें उसको भी लाइक करने के लिए ज़रूर कहें। ठीक, तो पेन कॉपी उठा लें। बिना समय बर्बाद किए चलिए हम शुरू करते हैं 2023 के नीट के फिजिक्स पेपर को सॉल्व करना। ये रहा पहला सवाल। क्या बोल रहा है सवाल, देखते हैं। इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट, इंडक्टेंसेस इतना, कैपेसिटेंसेस इतना, रेजिस्टेंसेस इतना, द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस अकर्स। तो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हम सबको पता है, अंडर रूट एल सी, 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे वैल्यू। तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 × 10⁻³ सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 1 × 10⁻⁶। तो यहाँ हमारे पास क्या जाएगा, 1/√10⁻⁸। इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁻⁴, या हम लिख सकते हैं 10⁴ रेडियन पर सेकेंड। 10⁴ रेडियन पर सेकेंड। अब ऐसा ऑप्शन तो दिख नहीं रहा, तो फ्रीक्वेंसी हमको निकलना मतलब एफ दिया होगा फिर, है ना। तो ω/2π होता है एफ। तो हम यहाँ पे लिख देंगे ओमेगा की वैल्यू 10⁴ 1/2π, और ये हमारे पास आएगा हर्ट्स में। और 1/2π की वैल्यू होती है 0.159 इंटू 10⁴ हर्ट्स। तो हमारे पास आ जाएगा 1.59 किलो हर्ट्स। ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। ये हमारे पास आ गया। आपको यहाँ पर यूनिट्स का ध्यान रखना है कि किस यूनिट में क्या वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, चल नेक्स्ट। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है। ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम मान लेते हैं करंट ऐसा जा रहा है, सपोज ऐसा क्लॉकवाइज। ठीक, ऐसा करंट जा रहा है, ठीक, लाइक दिस। अब ए पॉइंट से किरचॉफ केवीएल लगाते हैं। क्या लगा रहे हैं, केवीएल। तो वी ए, अब करंट ऐसा जा रहा है, करंट के डायरेक्शन में जब जाओगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, तो -2I। फिर आप जा रहे हो माइनस से प्लस, पोटेंशियल इंक्रीज हो गया, +10। फिर देखो प्लस से माइनस, पोटेंशियल अब ड्रॉप हो रहा है, तो -5। फिर -1I। फिर ऐसे आप आए -7I इज इक्वल टू वी ए। टक टक कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर देखो 2I 1I 7I, ये मिला के हमारे पास क्या आ गया, -10I +5 इज इक्वल टू 0। तो आई की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 5/10, मतलब ½ एम्पियर। ½ एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। एक ही ऑप्शन यहाँ पर है, ये सारे में आपका आंसर गलत हो जाएगा। फर्स्ट आंसर हमारे पास आ जाएगा, एक ही ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट। इफ galvanometer G does not show any deflection in the circuit, value of R is given by। अब यहाँ से कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, मतलब यहाँ से आपके पास गैल्वेनोमीटर करंट क्या है, 0। इसका मतलब करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है। ठीक, अब इस तरीके से अगर फ्लो हो रहा है तो करंट आई इसमें जा कितना रहा है सर्किट में, आई इसमें जा रहा है 10/400 + R। ठीक, क्यों, क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर से करंट नहीं जा रहा है तो 400 और R ये दोनों किस में आ जाएंगे, सीरीज में। अब आप मुझे बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टर। वी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा I × R।
आई क्या है 10/400 प्लस आर इंटू आर। और अगर ये हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप है इसके अक्रॉस इतना, तो यही हमारे पास पोटेंशियल ड्रॉप किसका होना चाहिए, बैटरी का, तभी तो ये अपोज करेगा इसको फ्लो होने से। यही हमारे पास 2 वोल्ट के बराबर हो जाना चाहिए। 2 से काटो ये 5 बार, तो हमारे पास क्या रहेगा 5R इज इक्व टू 400 प्लस आर। तो हमारे पास क्या रहेगा 4R इज इक्व टू 400। आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 ओम। सेकेंड ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट, टेम्परेचर T of a gas is -50 degree Celsius. To what temperature a gas should be heated so that RMS increased by 3 times? RMS वैल्यू को 3 गुना हमको करना है। तो RMS जो होता है वेलोसिटी, वो क्या होता है अंडर रूट ऑफ 3RT/m, ये होता है। मतलब VRMS1 अपॉन VRMS2, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ T1/T2। T के क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो VRMS1 और VRMS2 व्हाट RMS इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स, मतलब VRMS2 जो है 3 गुना है। तो इसको हम लिख लेते हैं 1/3। पहले टेम्परेचर कितना था -50 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से ये हमारे पास T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा -50 प्लस 273, तो ये हमारे पास आ जाएगा 223। 223, तो ये हमारे पास आ जाएगा 223 अपॉन T2। तो हमारे पास यहाँ से T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 223 इंटू 9। 9 से ये केल्विन में आंसर आएगा क्योंकि हमने ये केल्विन में पुट करा है। 9 3 27, 2 9 2 18 और 2 20, 9 2 18 और 2 20, इतना केल्विन आ गया। तो डिग्री सेल्सियस में आंसर अगर हमको देना है तो क्या हो जाएगा 2007 माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास 200 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा अच्छा अच्छा, ये इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स देखा ना, इसलिए आंसर ऑप्शन में चाहिए। इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स मतलब VRMS 4 गुनी होगी। VRMS क्या होगी बेटा 4 गुनी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/4। और T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 223/T। तो यहाँ से T का वैल्यू क्या आ जाएगा हमको, T2 का वैल्यू वो हमारे पास आ जाएगा 223 इंटू 16 केल्विन। और ये हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करने का आता है 2363568 केल्विन। 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस में कितना आ जाएगा, ये जाएगा 3568 माइनस 273, और ये डिग्री सेल्सियस में आंसर आएगा। और ये हमारे पास आ जाएगा 3295 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ठीक, सिंपल क्वेश्चन। रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर टू of mass m and radius are about its own axis to radius of gyration of a hollow sphere of same mass m and radius। आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, ये मैंने बना दिया, और एक आपके पास हॉलो स्फीयर है सेम मास और रेडियस का। तो ये आपके पास सॉलिड स्फीयर है और ये आपके पास हॉलो स्फीयर है। ठीक है, इस दोनों का मास m है, रेडियस r है। तो आई सॉलिड क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2/5 mr² और इसका रेडियस ऑफ गायरेशन के लिए हम क्या रखेंगे m के सॉलिड का होल स्क्वायर। m से m कैंसिल, k सॉलिड हमको मिल गया √2/5r। हॉलो के लिए हम क्या लिखेंगे, वो हमारे पास हो जाएगा 2/3 mr²। ये हो जाएगा m के हॉलो का होल स्क्वायर, m से m कैंसिल, k हॉलो क्या हो जाएगा √2/3r। तो हमारे पास क्या रहेगा k, इनका रेशियो निकालना है तो k सॉलिड अपॉन k हॉलो, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, दोनों को रेशियो निकालना होगा। तो √2/5 अपॉन √2/3, 2 से 2 कैंसिल, √3/5 आंसर। एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया था, दिस वाज अ बोनस क्वेश्चन। ठीक, इसका सही आंसर ये है। एग्जाम में एक भी ऑप्शन सही नहीं दिया था तो इट वाज अ बोनस क्वेश्चन।
नेक्स्ट, a Carnot engine has efficiency इतना when source is a temperature इतना, temperature of sink is, तो कार्नोट इंजन है तो सोर्स का टेम्परेचर देखा, मतलब ये आपका हायर टेम्परेचर है तो आपसे लोअर टेम्परेचर पूछ रहा है, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन क्या होता है, आप सबको पता है 1 - T लोअर अपॉन T हायर। एफिशिएंसी कितनी दी गई 0.50%, मतलब 0.5 इज इक्वल टू 1 - T लोअर, हमको पता नहीं, टी हायर हमको दे रखा है। अब टी हायर को केल्विन में पुट कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 327 प्लस 273 करोगे तो 0101600 केल्विन आ गया, तो ये हमारे पास हो जाएगा 600। तो हमारे पास टी लोअर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 केल्विन। 300 केल्विन का मतलब है 300 माइनस 273 मतलब 27 डिग्री सेल्सियस। हमारे पास आंसर क्या रहेगा, फोर्थ। सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट, a bullet is fired from gun at a speed of इतना in direction 30 मीटर above horizontal। चलो भाई डायग्राम बनाते हैं। ये हॉरिजॉन्टल है और 30 डिग्री पे एक बुलेट को फायर किया गया जिसकी स्पीड है 280 मीटर पर सेकेंड। द मैक्सिमम हाइट अटेन बाय बुलेट इज, अच्छा मैक्सिमम हाइट बताना है तो एच मैक्स क्या होता है, सीधा फॉर्मूला हमको पता होना चाहिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। हमारे पास यू स्क्वायर कितना हो जाएगा 280 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर बाई 2g, 2 इंटू 9.8। ये हमारे पास क्या जाएगा 280 इंटू 280, ठीक, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 अपॉन 2 इंटू 9.8। 2 से काटा ये 140, 2 से काटा ये 140, 2 से काटा ये 70, ठीक, और 7 से काटा ये तो ये हो जाएगा 1.4। फिर अच्छा, तो अब 1.4 से काटा ये 100 टाइम्स, ये इससे काटोगे तो ये 100 बार कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1000 मीटर। बढ़िया प्यारी सी कैलकुलेशन है इसमें, ठीक, तो बहुत ही प्यारी कैलकुलेशन। तो एच मैक्स आ गया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल आया था। इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज एट प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी इतना, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, उसके साथ एक इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा गया है, और डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये डायपोल है, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये एंगल आपका है 30 डिग्री। एक्सपीरियंस है टॉर्क ऑफ इतना, टॉर्क दे रखा है, कैलकुलेट मेग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन डायपोल इफ डायपोल इज ऑफ लेंथ इतना। अरे वाह, तो टॉर्क क्या होता है, वो होता है, टॉर्क क्या होता है P क्रॉस E, या अगर हम टॉर्क के मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा वो PE साइन थीटा। टॉर्क कितना लग रहा है बेटा, वो लग रहा है 4। P क्या होता है, चार्ज पूछा है तो Q इंटू एल, लेंथ कितना है 2 सेंटीमीटर, तो 2/100। E का वैल्यू क्या होता है, डायपोल मोमेंट क्या होता है, वो होता है Q इंटू एल, एल क्या लेंथ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, ठीक, ठीक है। साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा हाफ, सारी वैल्यूज पुट कर दी, यहाँ से हमको Q का वैल्यू क्या मिल गया 400, E की वैल्यू पुट करना भूल गए 2 × 10⁵, हाँ E का वैल्यू पुट करना भूल गए 2 × 10⁵, PE साइन थीटा है ना, इंटू 2 × 10⁵, ठीक, ये तो 2 से 2 काटा, ठीक, ये हमने काटा इससे 3 बार, ये काटा 2 बार, तो Q का वैल्यू क्या आ गया, Q आ गया 2 × 10⁻³ कूलम, या हम इसको लिख सकते हैं 2 मिली कूलम। आंसर हमारा क्या रहेगा थर्ड, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें बोल रहा है फोटोवोल्टिक डिवाइसेस आर कन्वर्टेड ऑप्टिकल रेडिएशन, हाँ फोटोवोल्टिक डिवाइसेस से क्या होता है, ऑप्टिकल रेडिएशन से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, तो बिल्कुल सही बात है। आपका जो सोलर पैनल है वो क्या करता है, ऑप्टिकल एनर्जी को या लाइट को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है, यही बोल रहा है स्टेटमेंट, तो करेक्ट। जेनर डायोड इज डिजाइन टू ऑपरेट अंडर रिवर्स बायस कंडीशन, ये तो सबको रटा होता है इतना कम से कम कि जेनर डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में काम करता है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट,
इन द एरर्स इन मेजरमेंट विच अराइज ड्यू टू अनप्रेडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन टेम्परेचर एंड वोल्टेज आर कॉल्ड। तो भैया ये रैंडम है, ठीक। इसमें जो वर्ड है ना अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है कि रैंडम है, रैंडम एरर्स होते हैं, ठीक है, कि आप जिनको प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो रैंडम एरर को आप रिमूव भी नहीं कर सकते पूरे तरीके से, इसमें नंबर ऑफ आइट्रेशंस बढ़ाने से ही ये कम कर किए जा सकते हैं, ठीक। रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल हार्मोनिक प्रोड्यूस्ड बाय ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप ऑफ सेम लेंथ है। सबको पता है जो ओपन पाइप और क्लोज पाइप की फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है, वो होती है एन अपॉन 2L इंटू वी, और ये क्या होती है एन अपॉन 4L इंटू वी। यहाँ पर एन क्या होता है, ये होता है इंटीजर, और यहाँ एन क्या होता है ऑड इंटीजर। एवरीवन नोज इट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, तो इनका रेशो, ठीक है, ओपन पाइप टू दैट ऑफ क्लोज्ड पाइप, ठीक। आप ओपन पाइप अपॉन क्लोज पाइप करोगे तो 2:1 मिल जाएगा। देखो करो इसको, आप इसको करो ओपन अपॉन क्लोज करो तो आपको क्या मिल जाएगा 4/2, मतलब 2:1, ठीक। ओपन पाइप बिहेव्स जस्ट लाइक स्ट्रिंग, तो यहाँ पे एन इंटीजर होता है, ठीक। और क्लोज पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स आते हैं। नेक्स्ट, नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज। अब नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज जीरो। कैसे, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, ये क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए जीरो। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक पोल्स डज नॉट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो हमेशा नॉर्थ और साउथ रहेगा साथ में, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि अगर अकेला आपको नॉर्थ मिल जाए। तो अगर आप एक गॉसियन सरफेस लोगे तो इसके लिए अगर आप इंटीग्रल बी डॉट डी एस बोलोगे तो नेट मैग्नेटिक मोनोपोल होगा नहीं, तो ये जीरो आ जाएगा, ठीक। नेट मैग्नेटिक चार्ज, इसको अगर आप प्लस एम माइनस एम कह लो, इसको प्लस एम कह लो, इसको माइनस एम कह लो, तो टोटल नेट जीरो हो जाएगा। नेट magnetic flux through a closed surface is zero always. The work function of cesium, potassium, sodium are इतना इतना इतना। If incident electromagnetic radiation has incident energy इतना, मतलब रेडिएशन की एनर्जी इतनी है। Which of these may emit photoelectrons? भैया देखो, इंसिडेंट एनर्जी से कम होना चाहिए वर्क फंक्शन, अगर ज्यादा है तो नहीं निकलेगा, ठीक है। तो इससे कम होना चाहिए, तो इससे कम ये है, इससे निकल जाएगा, और इन दोनों से नहीं निकलेगा, ये ज्यादा है, तो सिर्फ सीजियम से निकलेगा, ओनली CS, ठीक। आगे बढ़ते हैं। मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरेज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रॉन एक्सलेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो होती है लैम्डा जो होता है मिनिमम, वो किसके बराबर होता है, आपको पता है hc/eV, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी को हम hc/लैम्डा मिनिमम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ से लैम्डा मिनिमम की वैल्यू क्या आ जाएगी hc/काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे eV, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हमने v पोटेंशियल से एक्सलेट किया है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v। अगला, अगला सवाल क्या बोलता है, a 112 वोल्ट 60 watt lamp is connected to a secondary of a step down transformer। तो आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है, ठीक, ये आपका प्राइमरी है और ये आपका क्या है सेकेंडरी एप, और इसमें एक बल्ब आपने कनेक्ट कर रखा है सेकेंडरी में, ठीक। ये है आपका 12 वॉट का 60 वॉट, 12 वोल्ट 60 वॉट बल्ब, ठीक है। हुज प्राइमरी इज कनेक्टेड टू AC मींस ऑफ 12 वोल्ट, और ये आपका कनेक्टेड है 220 वोल्ट से, ठीक है, प्राइमरी। अज्यूम ट्रांसफार्मर टू एडर, व्हाट इज द करंट इन द प्राइमरी वाइंडिंग, ठीक है, प्राइमरी वाइंडिंग में कितना करंट है, ओके। अब मुझे ये बताओ कि पहले सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट कितना हो जाएगा। तो पावर क्या होता है V/I, पावर कितना है 60 दे रखा है, वोल्टेज कितना है 12, तो यहाँ पे करंट कितना चाहिए 5 एम्पियर, तो सेकेंडरी में करंट हमको 5 एम्पियर चाहिए, ठीक है।
अब हमको ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन क्या पता है बताओ, वी एस अपॉन वी पी इज इक्व टू आई पी अपॉन आई एस इज इक्व टू एन एस अपॉन एन पी। ये हमारे पास ट्रांसफॉर्मर इक्वेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब हमको आई पी चाहिए ना, आई पी अपॉन आई एस का वैल्यू क्या है 5। अब एन एस अपॉन एन पी तो नहीं पता, बट वी एस अपॉन वी पी जरूर पता है। सेकेंडरी में वोल्टेज कितना है बेटा 12, प्राइमरी में कितना है 220, तो हमको आई पी मिल गया। आई पी कितना आ जाएगा 12 इंटू 5 अपॉन 220। ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा, 5 से काटेंगे, इसको हम ऐसा लिख लेते हैं 12 इंटू 5 अपॉन 22 इंटू 10। 5 से काटो 2 बार, 2 से काटो 6 बार, ये 3 हो जाएगा 11, 3 अपॉन 11 0.27 एम्पियर के आसपास आएगा। वोट ऑप्शन आ गया। क्लियर। अगला, लाइट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस x in t टाइम इन एयर, ठीक, एंड 10x in t2 टाइम इन अनदर डेंसर मीडियम, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस मीडियम। ठीक है, तो आपके पास ये लाइट है, ठीक, अब ये डिस्टेंस x t1 टाइम में जा रही है, तो स्पीड ऑफ लाइट, ये कम किसमें डायग्राम बनाया मैंने, एयर में, तो स्पीड ऑफ लाइट c क्या हो जाएगा x अपॉन t1। अब बोला किसी मीडियम में 10x डिस्टेंस t2 टाइम में जा रहा है, तो ये अपने पास मीडियम है एक, ठीक, इस मीडियम में इसने डिस्टेंस 10x t2 टाइम में कवर किया, तो वेलोसिटी इन मीडियम कितना आ गया, वो आ गया 10x अपॉन t2। अब हमको वेलोसिटी इन मीडियम पता होता है, क्या होता है वो, c अपॉन म्यू, तो वेलोसिटी मीडियम क्या रहेगा 10x अपॉन t2, c का वैल्यू क्या है x अपॉन t1 इंटू 1 अपॉन म्यू, x से x कैंसिल, म्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा t2 अपॉन 10 t1। ये हमको मिल गया, ये म्यू का वैल्यू मिल गया बेटा। अब हमको बताना है क्रिटिकल एंगल, ठीक, तो क्रिटिकल एंगल का मतलब क्या है, देखो यहां से आपने मान लो ऐसे ड्रॉ किया, दिस इज क्रिटिकल एंगल, ठीक, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम, ठीक है, व्हाट इज द क्रिटिकल एंगल फॉर दिस मीडियम। तो यहां से आप कुछ ऐसा, अगर आप क्रिटिकल एंगल पे आ रहा है डेंसर से रेयर की तरफ, ये ऐसा, ठीक, तो ये हम मान लेते हैं कुछ थीटा सी है, तो ये, तो यहाँ पे हम इस पॉइंट के लिए अगर हम टी आई आर की इक्वेशन लिखेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, म्यू इंटू साइन थीटा सी इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 90। तो हमारे पास साइन थीटा सी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/म्यू, म्यू का उल्टा क्या हो जाएगा 10 t1 अपॉन t2, तो थीटा सी का वैल्यू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 10 t1 अपॉन t2। ठीक है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा थर्ड। ठीक, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, क्या कि सर आपने यहां से ही रे को क्या क्यों नहीं दिखाया, यहां से क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि हमेशा ध्यान रखना टी आई आर कब होता है, टी आई आर हमेशा होता है फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, ठीक, डेंसर से जब रेयरर जाती है लाइट तभी टी आई आर होता है। अब ये कोई लिखा हुआ ना डेंसर मीडियम है, क्वेश्चन में बताया हुआ है कि ये डेंसर है, ऑब्वियसली इसको बोल दिया डेंसर है, मतलब ये बाहर रेयरर है, तो टी आई आर कराना है तो डेंसर से रेयर ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। अगर किसी बच्चे ने उल्टा बना दिया गलती से, रेयरर से डेंसर की तरफ दिखा दिया, तो उसका आंसर गलत आएगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। A metal wire has mass of इतना, radius of इतना, length of इतना, minimum possible percentage error, measurement of density। वाह, तो ये एरर का सवाल है बेटा। अब ये कैसे करेंगे, देखो हमको डेंसिटी में बताना है ना, डेंसिटी क्या होती है बेटा, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, और वायर है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, मास अपॉन वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²L। तो आप मुझे बताओ डी रो अपॉन रो क्या हो जाएगा, बताओ dm/m +2 डेल्टा आर अपॉन आर प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। सबको ऐड कर लिया जाएगा, इस तरीके से आपको लिखना आता होगा आई होप। ठीक,
अब परसेंटेज में लिखना है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, तो आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। अब पूरी इक्वेशन को सब जगह मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो सब परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, सबको मल्टीप्लाई कर लिया और अब वैल्यू पुट कर लेंगे, तो हमको डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100%, और ये हमारे पास क्या होगा, डेल्टा एम अपॉन एम। अब मास देखो, मास ये है 0.002 अपॉन 0.4 इंटू 100 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ डेल्टा आर अपॉन आर। रेडियस कहाँ दिया बेटा, ये दिया हुआ है, अपॉन 0.3 इंटू 100 प्लस डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा, 0.02 अपॉन 5 इंटू 100। ठीक, और अब ये हमारे पास बच जाएगा 2/4 प्लस ये हमारे पास बच जाएगा 1/3 प्लस ये हमारे पास बच जाएगा 2/5%। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 प्लस 0.33 प्लस 0.4। तो ये हमारे पास कितना जाएगा, 0.9 प्लस 0.33, तो 1.2% के आसपास, फोर्थ। ठीक है, ये ऐड कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं ना। ये 0.9 प्लस 0.33, तो ये हो जाएगा 3, 9 और 3 12, 1.23 आ रहा है। क्लियर? ये तो 1 मिनट, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना हम भूल गए, तो ये कैलकुलेशन एरर देखना है ना, 0.5 प्लस 0.66 प्लस 0.4, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.6% के आसपास। ठीक है, तो हमारे पास आंसर सी कट। ठीक, नेक्स्ट अगला सवाल क्या बोल रहा है, देखते हैं। For Young's double slit experiment, two statements are given. If a screen is moved away from the plane of slit, angular separation of the fringes remains constant. देखते हैं। क्या बोल रहा है, एंगुलर सेपरेशन ऑफ फ्रिंजेस है ना। तो मुझे बताओ, एंगुलर सेपरेशन का मतलब एक फ्रिंज आपकी यहाँ पर रही होगी और उसके बाद अगली फ्रिंज यहाँ पर रही होगी, ब्राइट फ्रिंज, तो ये आपका एंगुलर सेपरेशन हो गया ना। दिस इज योर एंगुलर सेपरेशन, थीटा एंगुलर, ऐसे हम थीटा लिख लेते हैं। और ये डिस्टेंस कितना है, इसी को कहते हैं फ्रिंज विड्थ। तो बीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। और अगर आपको थीटा ए निकालना है, थीटा ए आपको निकालना है, तो लगभग वो होता है, हो जाएगा बीटा अपॉन डी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा बाई स्मॉल डी आ जाएगा। ठीक, ये हमारे पास थीटा ए की वैल्यू आ जाएगी लगभग लगभग। ठीक, ये आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हो, इफ द स्क्रीन इज मूव्ड अवे, तो थीटा ए की वैल्यू कैपिटल डी पे डिपेंड ही नहीं कर रही। तो स्क्रीन को आप कैसे भी ऊपर बाहर दूर ले जाओ, पास ले जाओ, उस पर फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये बात एकदम सही बैठ रही है। ठीक, अब सेकंड, इफ मोनोक्रोमेटिक सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अनदर मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ सेम लार्जर वेवलेंथ, देन एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस डिक्रीजेस। अब मुझे बताओ कि एंगुलर सेपरेशन की बात हो रही, मतलब बीटा की बात हो रही। अब मुझे बताओ, अगर लैम्डा को आप बढ़ाओगे तो बीटा बढ़ेगी, ये तो बोल रहा है कम होगा, तो ये तो गलत हो गया। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज करेक्ट। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज करेक्ट। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। ठीक है, सेकंड हमारा आंसर आ जाएगा। तो इजी क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट। अब वो बोल रहा है, हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 20 मिनट्स। तो टी हाफ का वैल्यू आपको क्या दे रखा है, 20 मिनट्स। ठीक, हाउ मच टाइम द एक्टिविटी ऑफ द सब्सटेंस ड्रॉप्स टू 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो एक्टिविटी कितने समय बाद 1/16 पे ड्रॉप करेगी। तो
व्हाट इज एक्टिविटी ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, बताओ। तो एक्टिविटी क्या होता है? एक्टिविटी होता है रेट ऑफ dN/dt को ही एक्टिविटी कहा जाता है। ठीक, और dN/dt हम सबको पता है कि क्या होता है, लैम्डा n के बराबर होता है। दिस टर्म इटसेल्फ इज कॉल्ड एक्टिविटी। ठीक है। ठीक है, ये अपने आप आता है। अब एक्टिविटी 1/16 हो रही है। ठीक है, तो इनिशियल एक्टिविटी आपकी ए नॉट, उसको आप क्या लिखोगे, लैम्डा n नॉट लिखोगे कि नहीं? बिल्कुल लिखोगे। और अभी एक्टिविटी आपकी कितनी हो गई, A0/16 हो गई। तो आपके पास क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एन। तो अब इन दोनों को आप डिवाइड कर दो, तो आप इन दोनों इक्वेशन को, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकंड इक्वेशन, तो 1/2 अगर आप कर दोगे तो आपको मिलेगा 1/16 इज इक्वल टू n/n0। ठीक, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n0/16। ठीक, अब आपको टाइम बताना है, तो मतलब अभी नंबर ऑफ एटम्स n0/16 हो गए। तो देखो, एक हाफ लाइफ के बाद एटम्स कितने हो जाएंगे, हाफ। दो हाफ लाइफ के बाद एटम्स कितने हो जाएंगे, 1/2² मतलब 1/4। तीन हाफ लाइफ के बाद 1/2 का क्यूब मतलब 1/8। और चार हाफ लाइफ के बाद 1/2 की पावर 4 मतलब 1/16 हो जाएंगे। मतलब ये कितने के बाद हो रहा है, 4 हाफ लाइफ के बाद। ठीक, 4 हाफ लाइफ के बाद। अब हाफ लाइफ कितने दे रखी है, 20 मिनट। चार हाफ लाइफ कितनी हो गई, 80 मिनट की। थर्ड ऑप्शन आंसर है। ठीक, इस तरीके से इसको आपको अप्रोच करना है सवाल को। तो ये हो गया 80 मिनट। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ अ सिस्टम शोन इन द फॉलोइंग सर्किट इज। अब देखो, ये दोनों किस में है, ये दोनों है पैरेलल में। इनका सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, इनको मिला के 3 + 3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। अब ये हमारा सर्किट ऐसा बन गया, ये हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। तो टोटल सी इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 9 माइक्रोफैरड। तो ये हमारे पास थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, रेजिस्टेंस ऑफ अ कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड बाय कलर कोड्स। इसको लास्ट में देखते हैं। कलर कोड वैसे आपके सिलेबस में हट गया, पर इसको हम डिस्कस कर लेंगे सवाल। An AC source is connected to a capacitor C due to decrease in operating frequency। ठीक है, AC source is connected to a capacitor C। ठीक है, तो एक कैपेसिटर है, उससे आपने एक AC सोर्स को लगा दिया। ठीक, अब मुझे बताओ, इस सर्किट में इसका एक्स सी का वैल्यू क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/ω c। अब अगर आप ओमेगा सी को कम कर रहे हो, ओमेगा को कम कर रहे हो, तो आपका एक्स सी क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी। ओमेगा कम किया जा रहा है, तो एक्स सी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक्स सी बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जाने वाला करंट भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट क्या होता है, वो होता है Vrms/Z। और यहाँ पर हमारे पास Z के जगह पे सिर्फ एक्स सी है। ठीक, और अगर एक्स सी बढ़ रहा है तो आई क्या होने वाला है, कम। अब जितना करंट यहां से आया वही तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट के फॉर्म में जाएगा, वही तो कंडक्ट हो रहा है, वही तो पूरा का पूरा करंट कंडक्ट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट करंट भी डिक्रीज होगा। तो ये हमारे पास ये भी करेक्ट हो जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट करंट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, अ व्हीकल ट्रेवल्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v, रिमेनिंग हाफ विद स्पीड 2v। तो बड़ा ही आसान सवाल है। ये आधा डिस्टेंस d/2 दो पार्ट में डिवाइड किया, इसको v से, इसको 2v से ट्रेवल कर रहा है।
इसमें टाइम कितना लग जाएगा, d/2v। इसमें टाइम कितना लग जाएगा, हो जाएगा d/4v, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो नेट टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t1 प्लस t2, तो ये हो जाएगा d/2v प्लस d/4v, तो ये होगा 3d/4v हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड हमको कितनी मिल जाएगी, वो हमको मिल जाएगी d/3d/4v। तो हमारे पास 4v/3 आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन, हाँ बी ऑप्शन। नेक्स्ट नेक्स्ट सवाल में क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ सोप बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर फ्रॉम सोप सॉल्यूशन इज नियरली। अरे एक सोप बबल बनाना है, तो आपको पता है सोप बबल में क्या होता है, सोप बबल में हम सबको पता है दो सरफेसेस होती हैं, लो बना लो, ठीक है, दो सरफेसेस होती हैं। तो टोटल सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 × 4 πr², ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। या हम इसको कह सकते हैं कि इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, 4 πr², ठीक। और फिर सो बबल है, तो इसमें क्या है, दो सरफेसेस है, तो एनर्जी कितनी खर्चा हो जाएगी बताओ, 2t × एरिया, तो कितना हो जाएगा 2t × 4 πr²। तुम्हारे पास क्या रहेगा, 2 × सरफेस टेंशन कितना है बेटा, 0.03 इंटू 4 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है, 2/100 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या रहेगा, 2 × 0.03 इंटू, इसको आप कैलकुलेट करोगे, तो मैं कैलकुलेशन का काम यहाँ पे आपको छोड़ देता हूँ। ये हमारे पास लगभग 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 3 × 10⁻⁻⁴ जूल के आसपास हमको मिल जाता है, ठीक। नेक्स्ट, वेंचुरी मीटर बेटा बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं, इन एन हाइड्रोजन एट स्पेक्ट्रम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन बाल्मर सीरीज इज लैम्डा। अब मुझे बताओ, पहले तो लैम्डा का फॉर्मूला लिखो, तो 1/λ क्या होता है, आर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। अब बाल्मर सीरीज के लिए, फॉर बाल्मर सीरीज n1 की वैल्यू क्या होती, तो लायमन के बाद बाल्मर आता है, तो n1 की वैल्यू क्या होती है 2। तो बाल्मर सीरीज के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर 1/2² माइनस 1/n2²। अब ये क्या बोल रहा है, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मतलब जहां पर एनर्जी गैप सबसे अधिक होगा वहां शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी, तो वह लेमडा एस क्या हो जाएगा, आर एनर्जी गैप सबसे अधिक मतलब ये क्या होना चाहिए, इनफाइनाइट 1/4। तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इज लेमडा, तो यहाँ पर हमने इसको ही लेमडा बोला गया है। तो लेमडा का वैल्यू हमको क्या मिल गया, 4/r, ठीक। अब शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है, ब्रैकेट सीरीज बताना है, तो 1/λs आर। अब ब्रैकेट के लिए, अब लायमन बाल्मर पाश्चियन ब्रैकेट पी फंड, लायमन बाल्मर पाश्चर ब्रैकेट पी फंड, तो n2 का वैल्यू ब्रैकेट के लिए कितना होता है, 4, लायमन बाल्मर पाश्चियन ब्रैकेट, ठीक है, ब्रैकेट चौथे नंबर पे आता है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला, 1/4² माइनस 1/n2 का स्क्वायर। और फिर से यहाँ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात हो रही है, तो n2 हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, एल लेमडा क्या हो जाएगा, r/16। तो लेमडा शॉर्टेस्ट यहाँ क्या हो जाएगा, 16/r, और यहाँ पर 4/r को लेमडा लिख दोगे तो 4 × 4/r, तो ये हमारे पास 4 लेमडा आ जाएगा, आंसर फर्स्ट, ठीक। तो सीरीज हमारे पास क्या होती है, या ध्यान रख लो, लायमन, फिर होती है बाल्मर, फिर होती है पाश्चन, फिर होती है ब्रैकेट, फिर होती है पी फंड, ठीक। ये आपका एक सीक्वेंस आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लॉन्ग स्प्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय 2 सेंटीमीटर यू। तो अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू, या एक्स की वैल्यू, डेल्टा एक्स नहीं, एक्स की वैल्यू अगर 2 सेंटीमीटर है, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, यू। तो इसको लिख दोगे हाफ के इंटू 2²। फिर इफ स्प्रिंग स्ट्रेच्ड बाय 8 सेंटीमीटर, अगर उसको, स्प्रिंग को 8 सेंटीमीटर, मतलब अगर एक्स को अब 8 सेंटीमीटर रख लेते, तो यू का यू डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ इंटू के इंटू 8 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, हाफ के इंटू 4, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, हाफ के इंटू 64। तो हमारे पास 16 यू के आसपास आ जाएगा आंसर, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट,
Full wave rectifier contains two PN junction diodes, center tap transformer, capacitor, load resistance. Which of the following component remove the ripple? रिपल को रिमूव करने के लिए कैपेसिटर को कनेक्ट किया जाता है, हमेशा ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट 28। 28 क्या बोल रहा है, 29 क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर इन द इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस इतना, अरे एनर्जी स्टोर कितना होता है, हाफ एल आई स्क्वायर। पुट कर दो वैल्यू, एल की वैल्यू कितनी बेटा, 4 × 10⁻⁶। आई की वैल्यू क्या है, 2 का स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 8 × 10⁻⁶ जूल, 8 माइक्रो जूल। आंसर नंबर 3। अगला, E dot ds is equal to 0 over a surface, then magnitude of electric field on the surface is constant। देखते हैं इसको। All charges must be necessarily inside the, all charges must be necessarily inside the surface, ये तो कोई मीनिंगलेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सरफेस इज नेसेसरली यूनिफॉर्म, ये भी गलत, जरूरी नहीं यूनिफॉर्म हो। नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन एंटरिंग द सरफेस मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लक्स लाइन लीविंग इट, ये बात एकदम सही बैठ रही है। तो फोर्थ 30th। ठीक, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज कांस्टेंट, उस सरफेस पे जरूरी नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो। ठीक है, फ्लक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए डॉट ds किसको बताता है, फ्लक्स को बताता है। अगला, फुटबॉल प्लेयर इज मूविंग साउथवर्ड एंड सडनली टर्न्स ईस्टवर्ड, ये ऐसे जा रहा था, ये आपका ऐसे पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, तो ये हमारे पास हो जाता है नॉर्थ, ये हमारे पास साउथ है, ये हमारे पास ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो हमारा फुटबॉल प्लेयर मूविंग टुवर्ड साउथ ऐसे पहले जा रहा था, सडनली टर्न्स ईस्ट, ये ऐसे टर्न हो गया। with same speed to avoid opponent, the force that act on the player while turning is। अच्छा, पहले वेलोसिटी ये है, फिर वेलोसिटी ये है। द फोर्स कहाँ, द एक्ट ऑन प्लेयर, तो प्लेयर पे फोर्स डेल्टा पी के डायरेक्शन में, चेंज इन मोमेंटम के डायरेक्शन में होगा। अब चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है बेटा, वो है एम वी आई कैप, इसको अगर हम आई कैप कह लें, इसको जे कैप कह लें तो। और इनिशियल मोमेंटम क्या था, माइनस एम वी जे कैप। तो हमारे पास क्या रहेगा, एम वी आई कैप प्लस एम वी जे कैप। तो फोर्स कुछ ऐसा लग रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, 31st का 2। ठीक, नेक्स्ट, लेट अ वायर बी सस्पेंडेड फ्रॉम सीलिंग सपोर्ट एंड stretched by weight W attached to its free and the longitudinal stress at any point on the cross sectional area A of wire is। स्ट्रेस पूछ रहा है। ठीक है, अब ये तो सीधे फॉर्मूला बेस्ड हो गया क्वेश्चन, सीधे आपको क्या पता है, ये हमारे पास वेट W है। ठीक है, तो स्ट्रेस क्या होता है, वेट फोर्स अपॉन एरिया, तो W अपॉन ए हो जाएगा, खत्म। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ द सर्किल इज, सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्किल इज, एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कम्फरेंस ऑफ अ सर्किल इज। ठीक है, तो along the circumference of the circle is, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। अच्छा, अगर मान लो कोई बॉडी ऐसे मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर आप एक्सेलरेशन की सिर्फ बात करोगे तो यहाँ पर एक क्या बनेगा, एक रेडियल एक्सेलरेशन बनेगा, और एक क्या बनेगा, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा, अगर स्पीडिंग अप वाला केस है तो। और यहाँ से आपके पास, ये आपके पास नेट एक्सेलरेशन ऐसा आ जाएगा। अगर स्पीडिंग डाउन वाला केस है, अगर स्पीडिंग डाउन वाला केस है, ठीक, तो आपका मान लो बॉडी ऐसे मूव कर रहा है, स्पीडिंग आपकी डाउन हो रही है, एक आपके पास रेडियल एक्सेलरेशन बनेगा और आपके पास एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास वेलोसिटी ऐसी है, ठीक, ऐसे घूम रहे हो आप, तो आपके पास वेलोसिटी ऐसी है और आपके पास नेट एक्सेलरेशन ऐसा आएगा। ठीक, तो आपके दिमाग में ये डायग्राम आ रहा होगा आई होप। ठीक, तो नेट एक्सेलरेशन आपको कुछ ऐसा मिल जाएगा। बट यहाँ पे बात कर रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन की। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो कहाँ होगा, ये पूछ रहा है।
आप मुझे बताओ एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर इसमें, अगर इस डायग्राम में एंगुलर एक्सेलरेशन दिखाना हो तो आपको बाहर की तरफ दिखाना पड़ेगा, और इसमें दिखाना हो तो, इसमें दिखाना हो तो अंदर की तरफ दिखाना पड़ेगा। इस केस में अगर दिखाना हो तो बाहर की तरफ, क्योंकि ए टी क्या होता है, आर अल्फा के बराबर। ठीक, ए टी से आप देखोगे तो ए टी के डायरेक्शन में उंगली को मोड़ोगे तो बाहर बाहर की तरफ आ रहा है, और यहाँ ए टी के डायरेक्शन में मोड़ोगे तो अंदर की तरफ आ रहा है, तो इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक, दोनों ही केस में आप देख सकते हो अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। ठीक, इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन द फ्री स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट ऑसिलेट साइनसॉइडली एट अ फ्रीक्वेंसी इतना, एम्पलीट्यूड इतना। ठीक है, हमको मैग्नेटिक फील्ड बताना है कितनी है, बेसिकली सवाल ये है। ठीक, बी नोट की वैल्यू बतानी है, तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट बाई बी नोट। तो बी नोट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ई नॉट बाई सी। ई नॉट की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ दे रखी है 48। सी की वैल्यू दे रखी है 3 × 10⁸ 3 से काटो तो ये हो जाएगा 16 × 10⁻⁸ टेस्ला। सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁷ टेस्ला। ठीक, ध्यान से रखना वैल्यूज को। टू बॉडीज ऑफ मास m and 9m placed at distance are gravitational potential on the line joining the two bodies where gravitational field equal to 0 will be। तो दो बॉडीज हैं, ठीक, एक का मास m है, एक का मास 9m है। ठीक, और जहां पे फील्ड 0 है वहां पोटेंशियल पूछा है, तो फील्ड 0 कहाँ होगी, तो वो निकालने के लिए अब इनके बीच का डिस्टेंस क्या दे रखा है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस r। ठीक है, टोटल डिस्टेंस क्या है r। अब मान लेते हैं कहीं यहाँ पर फील्ड 0 होगी, तो ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस अपनी x है, तो ये क्या हो जाएगी r माइनस एक्स। अब यहाँ फील्ड 0 है तो उस 9m की वजह से इस पे फोर्स इस तरफ लगेगा, और इस m की वजह से फोर्स इस तरफ लगेगा, दोनों बराबर होने चाहिए। तो g स्मॉल m m डैश अपॉन एक्स स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा g स्मॉल m 9m m डैश अपॉन 9m इंटू आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एम डैश से एम डैश कैंसिल हो जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा, आर माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो आ जाएगा 9 माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 3। आर माइनस एक्स इज इक्वल टू 3x। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 4x, एक्स की वैल्यू क्या आ गई r/4। तो ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है r/4, और ये डिस्टेंस आपका क्या है 3r/4 हो जाएगा, फिर 3r/4 हो जाएगा। अब सवाल ये नहीं था, अब सवाल ये है कि इस पॉइंट पे हमको क्या बताना है, पोटेंशियल। अब इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताना तो v दोनों की वजह से होगा, तो हो जाएगा माइनस जी स्मॉल m अपॉन r-4, और माइनस जी 9 स्मॉल m अपॉन 3r/4। 3 से काटो 3 बार, तो हमारे पास हो जाएगा -4gm/r, और ये हमारे पास हो जाएगा -12gm/r। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या रहेगा 16g स्मॉल m/r। तो आंसर हमारा सेकेंड। ठीक, इस तरीके से आपको निकालना है। चलो अगला। अब ये आप क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स का। फिगर शोज इन हियर व्हाट इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द सिस्टम। अब इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं, दोनों से मैं बताता हूं। मेथड वन, मेथड वन, ठीक है, पहली मेथड, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक, पहली मेथड, मेथड वन। ठीक, मेथड वन,
ये डायग्राम ऐसा है एक्चुअल में, ठीक, ऐसा कुछ, ठीक। अब यहां पर अब फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो यहां पे आपने क्या की, पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाली, ठीक, पैरेलल बीम ऑफ लाइट डाली, और जहां ये कन्वर्ज हो जाएगी वहां हमारा फोकल लेंथ हमको मिल जाएगा। ये आपको म्यू, इसका वैल्यू दे रखा है 1.6, और यहां पर जो म्यू है वो हमारा है 1.5, ठीक है, और यहां पर म्यू है 1, ये एयर होगा ऑब्वियसली, ठीक। और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R1 है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है, दोनों है 20-20, ठीक, दोनों 20-20 दे रखे। अब ध्यान से देखो, इसमें कितने बार रिफ्लेक्शन हो रहा है, 4 बार, एक इस वाले सरफेस पे, 2 इस पे, 3 इस पे, 4 बार रिफ्लेक्शन हो रहा है। लिखते हैं पहले सरफेस के लिए, लिखते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला रिफ्लेक्शन का पहले मैं लिख रहा हूँ, μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, ये यूज करने वाला हूँ पहले मेथड। μ2 क्या होता है, जिसमें रे ऑफ लाइट गई, μ1 क्या होता है, जिससे रे ऑफ लाइट आई, v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और r क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक। अब हम फर्स्ट के लिए लिख रहे हैं, फर्स्ट सरफेस के लिए। μ2 क्या था, जिसमें रे ऑफ लाइट गई, तो यहाँ पे किस में गई, 1.6 में गई, तो 1.6 अपॉन v, किस में से आई, μ1 क्या था, किस में से आई, 1 अपॉन u का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा 1.6 माइनस 1, r का वैल्यू क्या है इसका, वो भी है इनफाइनाइट, ठीक। ये फर्स्ट सरफेस के लिए लिख लिया। अब बात करते हैं सेकेंड सरफेस के लिए। अब इसका जो v था वो इसके लिए u बन जाएगा। अब सेकेंड सरफेस में देखो, रे ऑफ लाइट कहां से जा रही है, 1.6 से 1.5 जा रही है, तो किस में रे ऑफ लाइट गई, 1.5 में, v2, ये हमारा v1, माइनस किस में से रे ऑफ लाइट आई, 1.6 में से, ये क्या हो जाएगा 1.5 माइनस 1.6 अपॉन इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, देखो रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में है, आर की वैल्यू आप क्या डालोगे, +20। अब हम लिखते हैं अगला, ठीक है। अब हम लिखते हैं थर्ड सरफेस के लिए। अब रे ऑफ लाइट कहाँ जा रही है, 1.5 से 1.6 जा रही है, तो किस में रे ऑफ लाइट गई, 1.6 में, कहां से आई, 1.5 से, तो ये कितना हो जाएगा 1.6 माइनस 1.5 अपॉन -20। ये देखो रे ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, इसका ऐसा है कर्वेचर, ऐसा कर्वेचर, तो रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन के अपोजिट होगा R2, ठीक। ये आ गया। ठीक, लास्ट, फोर्थ सरफेस, फोर्थ सरफेस। अब रे ऑफ लाइट क्या कर रही है, 1.5 से 1 में जा रही है, तो किस में रे ऑफ लाइट गई, 1 अपॉन v4, माइनस किस में से रे ऑफ लाइट आई, सर वो 1.6 में से आई, 1.6 बाई v3 इज इक्वल टू 1 माइनस 1.6 बाई इंफिनिटी, ठीक। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इंफिनिटी है। अब हम क्या करते हैं, सारे चारों को हम ऐड कर लेंगे, चारों इक्वेशन को। तो आप देखो, इस टर्म से ये टर्म चला गया, इस टर्म से ये टर्म चला गया, और इस टर्म से ये टर्म चला गया। ये आपको मैंने ऑलरेडी कराया हुआ सिलेबस में, ठीक है, कि ये टर्म ऐसे कैंसिल आउट होते हैं। ये टर्म आपका जीरो हो गया, ये टर्म भी आपका जीरो हो गया, ठीक। सिर्फ आपके पास बचा 1/v4 इस तरफ, बाकी सब कैंसिल हो गया। राइट हैंड साइड क्या बचा, देखना जरा। राइट हैंड साइड अगर आप देखेंगे तो ये हमारे पास बचा है -0.1/20, और ये क्या बचा, -0.1/20, और ये क्या बचा है 0.6, ये भी जीरो हो गया, ये भी, इसको क्या लिखना, ठीक। और ये फाइनल इमेज कहाँ बन रही, उसी को क्या कहेंगे, फोकल लेंथ, जहां फाइनल इमेज बन रही है वही फोकल लेंथ हो गई। अब ये कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास -1/200, -1/200 सेंटीमीटर, तो यह क्या हो जाएगा, -1/100 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स। अब तो फोकल लेंथ निकालनी है, तो ये 1/f के लिए, तो फोकल लेंथ क्या आ गई, -100 सेंटीमीटर। आंसर सेकेंड। तो ये एक मेथड है, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट मेथड, कि चारों सरफेसेस के लिए क्या लगा लो आप,
रिफ्रैक्शन की इक्वेशन लगा लो, या रिफ्रैक्शन का जो फॉर्मूला था उसको लगा लो, और चारों इक्वेशन को आप ऐड कर लो। दिस वाज द फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड क्या है सर? सेकंड मेथड क्या है? आओ सेकंड मेथड देखते हैं। नाउ व्हाट इज सेकंड मेथड? आओ, ये हमारे पास ना तीन, आपको दिख रहा, तीन लेंस नहीं दिख रहा है आपको क्या? देखो, क्या आपको दिख रहा? तीन लेंसेज के फॉर्म में आपको दिख रहा है मामला? ठीक, तीन लेंसेज। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या? एक लेंस ये है, ठीक, लेफ्ट साइड वाला, एक बीच वाला लेंस है, ये मेथड नंबर 2 है, और एक लेंस ये है, ठीक। इसका म्यू कितना है? इसका म्यू है 1.6, इसका म्यू कितना है 1.5, और इसका म्यू कितना है 1.6। और अब आपको नहीं दिख रहा क्या, ये हमारे पास ये कितना है, ये R1 था, ठीक, ये हमारे पास R1 R2 है, ये R2 है। अब ये तीन लेंसेज नहीं दिख रहे हैं आपको? बिल्कुल दिख रहे हैं सर। पहले लेंस, दिस इज लेंस नंबर 1, दिस इज लेंस नंबर 2, दिस इज लेंस नंबर 3। पावर ऑफ लेंस नंबर 1 कितना हो जाएगा? 1/f1, वो कितना हो जाएगा? अब इसमें हम क्या लगा लेंगे? लेंस मेकर फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो म्यू माइनस 1, लेंस मेकर फॉर्मूला क्या था? 1/f क्या होता था? म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, ये होता था। तो म्यू माइनस 1, तो म्यू का वैल्यू कितना है इसका? वो है 1.6 माइनस 1, 1/r1, r1 की वैल्यू कितनी? इनफाइनाइट, माइनस 1/r2 की वैल्यू कितनी है? 20, प्लस 20। फिर सेकेंड लेंस का पावर लिखते हैं, पावर 2, वो क्या हो जाएगा? 1/f2, वो क्या हो जाएगा? सेम फॉर्मूला, म्यू माइनस 1, म्यू का वैल्यू क्या है? 1.15 माइनस 1, 1/r1, r1 की वैल्यू क्या है? प्लस 20, r2 की वैल्यू क्या है? माइनस 20। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तीसरे लेंस का पावर क्या है? 1/f2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 माइनस 1, 1/r1, वो कितना हो जाएगा? माइनस 20, 1/infinity r2, ये आ गया, ठीक। अब हमने पढ़ा है, अगर तीन या कई मल्टीपल लेंसेज, अगर थिन लेंसेज को हम कांटेक्ट में रखते हैं, ये आपने पढ़ा होगा ऐसे, P1 P2 P3, तो टोटल पावर आपके पास क्या होता है? P1 प्लस P2 प्लस P3, ऐसे होता है पावर। इन सब को ऐड कर दो, इन सब को ऐड कर दो, क्योंकि टोटल पावर के लिए आपको सबको ऐड करना होगा। और हमसे क्या पूछ रहा है? फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो P टोटल वो क्या हो जाएगा? 1/5 इक्विवेलेंट, और इन सबको क्या कर लोगे? ऐड। अब ये देखो, ये टर्म आपके पास क्या हो रहा है? 0, ये भी टर्म आपके पास क्या हो रहा है? 0। ये हमारे पास क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा 0.6 इंटू माइनस 1/20 प्लस 1/2, ये 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा? 1/10 प्लस ये कितना हो जाएगा? 0.6 इंटू माइनस 1/20, ठीक, ये आ गया। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 1/f इक्विवेलेंट, ये हमारे पास आ जाएगा -3/100 प्लस 1/20 -3/100, ठीक। इसको 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो -6/100 प्लस 5/100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? -1/100। यहाँ से भी एफ इक्विवेलेंट आपको क्या मिल गया? -100 सेंटीमीटर। सेम आंसर आपको मिला यहाँ से, देख लीजिए आप। तो आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये तीन लेंसेज कांटेक्ट में है, तो उससे भी सेम आंसर आएगा। और नहीं तो आप चारों सरफेसेस के लिए इंडिविजुअली रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला लगा लो, उससे भी आप सेम आंसर तक ही पहुंचोगे, ठीक। अगला, कैलकुलेट मैक्सिमम एक्सेलरेशन of a moving car so that body lying on the floor of car remains stationary, coefficient of static friction। तो ये आपके पास एक कार है, और इस कार के ऊपर एक ऐसी बॉडी रखी हुई है, ठीक। इस बॉडी का मास m है, और
ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आपको दे रखा है 0.15, और ये बॉडी क्या होनी चाहिए, रिमेन्स स्टेशनरी। अब आपको अगर मैं इस एम मास का अगर आपको एफबीडी बनाने बोलूं, तो इसको आगे कौन लेके जा रहा है, फ्रिक्शन, जो का क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एम जी। तो ए मैक्स आपका कितना हो जाएगा, वो आपका पास हो जाएगा म्यू एस इंटू एम जी, लगने वाला फोर्स अपॉन मास, मतलब म्यू एस इंटू जी। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना, 0.15 इंटू 10, तो क्या हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आंसर हमारे पास सेकेंड आ जाएगा। नेक्स्ट, a satellite is orbiting just above the surface of earth with time period t. If d is the density of earth, g is the gravitational constant, the quantity represents। ठीक है, अब t की बात हो रही, टाइम पीरियड है ना। ठीक। जरा देखते हैं। ये हमारे पास अर्थ है, ये हमारे पास ऑर्बिट है। ठीक है, इस ऑर्बिट में एक सैटेलाइट है एम मास की, ये एम मास की अर्थ है। ठीक है, इस सैटेलाइट पे फोर्स लग रहा है एफ। एफ जी कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाएगा जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर के बराबर। ठीक, तो एम से एम कैंसिल कर लोगे तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जी एम बाई आर। तो वी की वैल्यू क्या आ गई, जी कैपिटल एम बाई आर। तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 पाई आर बाई वी, क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाई √जी एम बाई आर। ठीक है, तो हमारे पास टाइम पीरियड का वैल्यू कितना आ जाएगा, टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 2 पाई r⁻³ बाई √जी एम, ऐसा कुछ आ रहा है। ठीक है, ठीक है, v का वैल्यू क्या आ गया, √जी एम बाई आर, है ना। हम्म, ठीक है, ओके। अब हमको डेंसिटी के फॉर्म में लिखना है, तो एम मास को हम कैसा लिख सकते हैं, एम मास को हम लिखेंगे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी डी, और वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई r³ यहाँ पुट कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा T इज इक्व टू 2 पाई r⁻³ बाई 2 बाई √g, वो आ जाएगा 4/3 पाई r³। अब देखो r⁻³ अच्छा इंटू डी भी है। ठीक है, अब यहाँ से देखो r⁻³ और r⁻³ वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो हमारे पास क्या रहेगा, t² इज प्रोपोर्शनल टू 1/d आ जाएगा। ठीक है, 1/d कह लो या इसको ऐसा कर लो, ये हमारे पास क्या रहेगा, t² इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 4 पाई² अपॉन जी, 4 पाई/3, पाई से पाई कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, 3 पाई/जी बन गया, ये हमारे पास आ गया t²। तो और नीचे डी भी था, तो ये हमारे पास t² आ गया फर्स्ट। ठीक है, अच्छा सवाल है। xt graph of particle moving in simple harmonic motion is shown in the figure, the acceleration of particle at t equal to 2 second is। तो इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होता है, a साइन ओमेगा टी। सर साइन क्यों यूज किया, दिख रहा है ना साइन कर्व है, इसलिए साइन यूज किया। तो x एम्पलीट्यूड कितना है बेटा इसका, 1 दिख रहा है आपको, दिस इज एम्पलीट्यूड, दिस इज एम्पलीट्यूड a, तो 1 साइन। अब ओमेगा, इसका टाइम पीरियड कितना है 8 सेकेंड, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगा 2 पाई/t पाई/4, तो क्या हो जाएगा पाई/4t। वेलोसिटी क्या हो जाएगा पाई/4 कॉस पाई/4t। तो एक्सलेशन क्या हो जाएगा पाई² बाई 16 साइन माइनस साइन पाई/4t। तो हमारे पास पाई² बाई 16 आ जाएगा आंसर। नहीं,
सॉरी, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब देखो एट टी इक्वल टू टू की बात कर रहे हैं, टू पे एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, ठीक है। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर ए भी होना चाहिए ना, नहीं ए तो ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -पाई² बाई 16 इंटू एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब जब t इक्वल टू 2 सेकेंड है ना, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे x की वैल्यू क्या है 1, यहाँ पुट कर लो। एट t इक्वल टू 2 सेकेंड x इज इक्वल टू 1, यहाँ पुट कर लो बेटा। तो हमारे पास a का वैल्यू क्या हो जाएगा, -पाई² बाई 16। आंसर हमारे पास आंसर थर्ड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट, अगला सवाल ये है लॉजिक गेट का। अब ये लॉजिक गेट का सवाल है। अब देखते हैं सर ये क्या है। सर ये तो है नॉट गेट, ये भी है नॉट गेट, ठीक। और ये क्या है सर, ये है नैंड गेट, ठीक। ये क्या है, नैंड गेट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करें। हम्म, सबसे पहले 0 0 डाला, तो 0 0 डालोगे तो नॉट गेट क्या करता है, उल्टा कर देता है, तो ये 1 1 कर देगा। इसमें आया 1 1। अब नैंड गेट में जब आया 1 1, तो ये क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो 0 0 का 0 होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, 0 0 का 0, 0 0 का 0, ठीक। अब अगला डालते हैं 0 1। अभी नॉट गेट है, 0 का तो 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा, तो ये हमारे पास 1 0 आया। अब 1 0 को क्या करेगा नैंड गेट, नैंड गेट 1 0 का क्या कर देगा, 1 कर देगा। तो 1 0 का 1 कर देगा, ठीक है, या 0 1 का 1 कर देगा, ठीक है। तो दोनों का, हाँ, तो ये तो गलत हो गया, 0 1 का 1 होना चाहिए, तो ये आंसर हमारा फर्स्ट हो जाएगा। ये हो गया आंसर, सिंपल, ठीक। अगला, a horizontal bridge is built over a river. A student standing in the bridge throws a small ball vertically upward with velocity 4 meter per second. Ball strikes the water surface after 4 seconds. The height of bridge above water surface is. ये आपका वाटर सरफेस है, इस वाटर सरफेस के ऊपर ये ब्रिज है ऐसे, और यहां से एक लड़के ने बॉल फेंकी, ठीक, ऐसे 4 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और ये ऐसे गई और नीचे टकराई है 4 सेकेंड में। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाइट ऑफ ब्रिज, एच पूछा जा रहा है, ठीक है। ओके, अब ये कैसे करें देखते हैं। हम्म, एक बात बताओ, सबसे पहले ये ऊपर तक जाएगी बॉल, फिर यहां से ऐसे मुड़ेगी, फिर नीचे आएगी और फिर ऐसे जाएगी, ठीक। इसको टॉप तक पहुंचने में समय कितना लगा, 1 से लेके 2 की अगर हम बात करें, 1 से लेके 2 की बात करें, तो टॉप पे तो इसकी वेलोसिटी 0 है, तो v इज इक्वल टू लगा दो u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, u की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू -10 है इंटू टी। तो t की वैल्यू क्या आ गई, 0.4 सेकेंड। इस मोशन में कितना समय लगा, 0.4 सेकेंड का। तो इस मोशन में भी कितना लगेगा, 0.4 सेकेंड का, 0.8 हो गया। तो यहां से यहां तक आने में 0.8 लगा। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम लग रहा है 4 सेकेंड, यहाँ से यहाँ आने में 0.8 लगा है। तो ये बचा हुआ कितने में जाएगा, 3.2 सेकेंड में जाएगा नीचे की तरफ, ठीक। इस नीचे वाले मोशन में 3.2 लगा, और नीचे यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड पे वेलोसिटी होगी इस तरफ। तो अब आप लिखोगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू क्या है 4, टी क्या है 3.2, प्लस हाफ, ए की वैल्यू कितनी है 10, टी की वैल्यू क्या है 3.2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब
ये मेरा कितना हो जाएगा 8, 4 3 12.8 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 32 का स्क्वायर, 32 इंटू 32 4 32 टू द 4 6 और 6 12 2 1 9 और 1 10। ठीक है, तो 10.24 आ जाएगा, 10.24। ठीक, 2 से काटा, ये आ जाएगा 5.12। तो हमारे पास आ जाएगा 12.8 प्लस इससे 10 से मल्टीप्लाई 51.2, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0 1 2 3 4 64 मीटर आ गया। सिंपल। ठीक, थोड़ी सी कैलकुलेशन ही है इसमें, कुछ नहीं। नेक्स्ट, two thin lenses are of same focal length but one is convex other concave when they are placed in contact with each other equivalent focal length। एक कॉनकेव है एक कॉन्वेक्स है। ठीक, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स है, तो एक की फोकल लेंथ प्लस एफ हो जाएगी, एक की फोकल लेंथ माइनस एफ हो जाएगी। एक की पावर क्या हो जाएगी 1/f, एक की पावर क्या हो जाएगी 1/f माइनस में, तो पावर इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी P1 प्लस P2 वो हो जाएगी 0, ये हो जाएगी 1/f इक्विवेलेंट। एफ इक्विवेलेंट कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट। आंसर थर्ड हो जाएगा 42 का। वायर ऑफ लेंथ करंट इतना है, लेंथ एल इज केप्ट। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर। ठीक है, और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे रखा है। एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल वेक्टर क्या हो जाएगा एल आई कैप। तो फोर्स कितना हो जाता है आई एल क्रॉस बी होता है मैग्नेटिक फोर्स। तो हमारे पास आ जाएगा आई एल आई कैप क्रॉस बी कितना हो जाएगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। अब यहाँ पर देखो एल, अब देखना आई। ठीक है, अब यहाँ देखना आई क्रॉस आई 0 होता है तो 0 आई कैप। ठीक, आई क्रॉस आई 0 हो जाएगा। आई क्रॉस जे कितना होता है के, तो 3 L K कैप, और आई क्रॉस के माइनस जे प्लस 4 L J कैप। तो हमारे पास फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 3L का स्क्वायर, आई बाहर है, प्लस 4L का होल स्क्वायर। तो हमारे पास 4IL हो जाएगा, 5IL हो जाएगा। आंसर नंबर 2। नेक्स्ट, a bullet from gun is fired on a rectangular wooden block of with velocity u. When bullet travels 24 centimeter through block along its length horizontally, the bullet becomes u by 3। जब 24 सेंटीमीटर जा रही है तो u by 3 हो जाएगी। ठीक है, तो बुलेट यहाँ से जब यहाँ तक पहुंची, यहाँ पे स्पीड उसकी u थी, तो यहाँ कितनी हो गई u by 3। ये कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। It further penetrates in the same direction becomes before coming to rest exactly at the other end। ठीक है, exactly at other end वो रेस्ट पर आ जाती है। तो लेंथ ऑफ ब्लॉक हमको बताना है। तो मुझे बताओ यहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट लेंगे हम। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफर हो रहा होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ से पहली इक्वेशन, ये फर्स्ट और सेकंड के लिए, फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन के लिए हम लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, वो है u by 3 का होल स्क्वायर माइनस इनिशियल यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a इंटू 24/100। ठीक, ये हमारे पास क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाय 9, तो ये हो जाएगा -8/9 यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 48a/100। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 6 या 48 काट लो, तो ये हो जाएगा -100 यू स्क्वायर बाई 54, ये आ जाएगा ए की वैल्यू। ठीक, अब यहाँ 1 और 3 के बीच में अगर हम इक्वेशन लगाएं, 1 और 3 की इक्वेशन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक, ये डिस्टेंस अब हमारा l है जो हमको निकालना है। फाइनल वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u स्क्वायर है। a की वैल्यू हमको मिल चुकी है 100 यू स्क्वायर बाई 54, और s का वैल्यू मतलब वो है l, माइनस से माइनस गया। ठीक है, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर चला गया, तो यहाँ से हमको
एल की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहाँ सॉल्व करो, यहाँ से हमको एल की वैल्यू कितनी मिल गई, एल की वैल्यू हमको मिल गई 54/2 इंटू 100, ठीक है, मीटर। तो सेंटीमीटर वाइज कितना आ गया, 27 सेंटीमीटर, फोर्थ आंसर आ गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम एंड एट इतने इज इतना, टेम्परेचर कोफिशिएंट इज इतना। अच्छा, आर टी क्या होता है, R0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। तो टी टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है 6.8, इनिशियल कितना है 2, 1 प्लस अल्फा पूछा गया है, डेल्टा टी 0 से 80, मतलब डेल्टा टी कितना है 80। अब 2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये रहेगा 6.8 इज इक्वल टू 2 प्लस 160 अल्फा, यहाँ माइनस कर दो, 4.8 इज इक्वल टू 160 अल्फा, 16 से काटो तो 3/10 बचेगा, ये बन जाएगा 10 अल्फा। अल्फा की वैल्यू क्या रहेगी 0.03, तो हमारे पास आंसर 2 आ जाएगा। ठीक, अगला, इलेक्ट्रिक डायपोल इज प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। ठीक, इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या पूछ रहा है, पोटेंशियल पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज, अरे खत्म, पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी, इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल लिख लो, तो माइनस क्यू की वजह से दूरी कितनी है, ये 3 और ये 5, 8 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा के माइनस क्यू बाई 8/100। फिर इससे कितनी दूरी है, इससे दूरी 5 है, इससे दूरी कितनी, ये दूरी है 2, तो ये क्या हो जाएगा k इंटू क्यू बाई 2/100, क्या हो जाएगा 100 k क्यू, 100 k क्यू बाहर, यहाँ आ जाएगा -1/8 प्लस 1/2, क्या हो जाएगा 100 k क्यू -1/8 प्लस 4/8, तो हमारे पास क्या रहेगा 300 k क्यू/8, 4 से ठीक है, 4 से काट लो, 3 × 25 और ये 2 आ जाएगा, तो हमारे पास 75 k क्यू/2, 75 k क्यू/2 आ रहा है। कुछ गड़बड़ होगी, कुछ तो गड़बड़ होगी। अच्छा, 10 का स्क्वायर को अपन को मल्टीपल में रखना है, ठीक है, तो 10 का स्क्वायर को हमको मल्टीपल में रखना है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे k क्यू इंटू 3/8 इंटू 10 का स्क्वायर, ऐसे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3/8, आंसर फोर्थ आ गया। अगला, 10 resistance each of resistance are connected in series to a battery E, negligible internal resistance, then those are connected in parallel, current is increased n times value of n is। 10 रेजिस्टर्स को अगर आपने सीरीज में लगा रखा है, ठीक है, ऐसे करके आपने 10 रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा रखा है, और आपका ईएमएफ क्या है ई, तो आपका आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा 10R, तो आपका करंट कितना हो जाएगा E/10R। अब उन 10 रेजिस्टेंस को आपने पैरेलल में कनेक्ट कर लिया, ऐसे, ठीक, और फिर इस पूरी असेंबली को ये बैटरी ई में कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा R/10, करंट कितना हो जाएगा E/R/10, मतलब 10E/R, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा 100, तो आंसर इज 1। ठीक है, तो 100 गुना हो गया करंट, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट, a very long conducting wire is bent in a semicircular shape from A to B, ठीक है, the magnetic field at point P is, ठीक, अब A से B है, ऐसा है, इसको मैं पॉइंट C के लेता हूँ, इसको मैं पॉइंट D के लेता हूँ,
तो हमारे पास तीन हिस्से हो गए। एक तो हो गया सी ए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सी ए, और एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए बी, और एक हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी डी। तीन हिस्से हो गए। सी ए की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी साइन साइन 90 प्लस साइन 0। ठीक, ये हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, और ये कहाँ की तरफ है, ये है अंदर की तरफ। ठीक, और बी डी की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड सेम आएगी, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी, ये भी अंदर की तरफ। अब ए बी की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी म्यू नॉट आई बाई 4 पाई डी इंटू थीटा। ठीक है, थीटा की वैल्यू पाई हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बाई 4 डी, और ये बाहर की तरफ है। ठीक है, डी की जगह पे आर लेना है यहाँ पे। ठीक है, डिस्टेंस क्या है, आर। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या रहेगा, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, या 2 पाई डी ले लो अभी के लिए, और यहाँ से क्या रहेगा, म्यू नॉट आई बाई पाई 4 डी। क्या रहेगा, म्यू नॉट आई बाई 4 डी बाहर आ जाएगा, और हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 2 बाई पाई -1, 2 बाई पाई -1, 2 बाई पाई -1। ठीक, और ये आ गया। और नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी बाहर की तरफ। ठीक है, तो मैग्नेटिक वाइज अगर आपको लिखना है तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, तो इसको आप लिख दोगे म्यू नॉट आई बाई 4 डी 1 - 2 बाई पाई, और नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ हो जाएगी, अंदर की तरफ, है ना। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, अंदर की तरफ। ये वाली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ थी, बाहर की तरफ। तो देखो यहाँ 1/4 आ रहा है, और 1/2 पाई आ रहा है, तो 1/4 वाला टर्म बड़ा है। ठीक है, तो अंदर की तरफ होगी नेट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेपर। आंसर थर्ड हो जाएगा 48 का। नहीं, 2 पाई है ना, तो 2 पाई की वैल्यू 4 से बड़ी है। अच्छा, 2 पाई की वैल्यू बड़ी है, तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी, तो इनटू द पेपर ही होना चाहिए। ठीक है, तो इनटू द पेपर ही होगा, आंसर इसका थर्ड होना चाहिए। ठीक है, अगला, रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट इज इतना, रेडियस ऑफ थर्ड, अरे रेडियस की वैल्यू क्या होती है, 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम। किसकी बात हो रही, हाइड्रोजन एटम की बात हो रही, तो जेड की वैल्यू 1 पुट कर दोगे, तो आर एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। अब क्या थर्ड ऑर्बिट की बात हो रही है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए एन इज इक्वल टू क्या पुट करना है, 3। तो हमारे पास R3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.53 इंटू 3 स्क्वायर एंगस्ट्रॉम। तो 9 से मल्टीप्लाई करो, 9×5 = 45, तो ये हमारे पास 4.77 एंगस्ट्रॉम के आसपास आएगा। थर्ड, लास्ट क्वेश्चन, इम्पिडेंस बताना है। चलो भाई, XL XC R सब लगा हुआ है, तो R तो पता है, XL लिखो पहले। XL क्या होता है बेटा, ओमेगा L। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 50 हर्ट्स। ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 पाई f, मतलब 100 पाई। ओमेगा L तो हो जाएगा 100 पाई। L कितना है बेटा, L है 50/पाई इंटू 10⁻³ ओम। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, 5 ओम। एक्स सी क्या हो जाएगा, 1/ओमेगा सी। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 100 पाई, और सी की वैल्यू कितनी है, 10³ बाई पाई। ये कैंसिल कर लो इससे। ठीक, नहीं, माइक्रो फेरेड है, 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 3 और 2 5, ये हमारे पास 10 ओम आ जाएगा। ठीक,
तो अब हमारे पास देखो, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास XL है, ये हमारे पास XC है। XL की वैल्यू आ गई 5, XC की वैल्यू आ गई 10, R की वैल्यू आ गई 10। ये हमारा अब सिस्टम ऐसा बन जाएगा, R का वैल्यू यहाँ पर 10, XL माइनस एक्स, यहाँ XC डोमिनेट कर रहा है तो XC माइनस XL, ये क्या आ जाएगा 5। तो नेट Z हमारे पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 बाहर निकाल दो, अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 1, तो 5√5 हो जाएगा आंसर 2, 5√5। ठीक, ये हो गया। अब एक सवाल बीच में छूटा था, उसको भी उठा लेते हैं। कौन सा सवाल था? नहीं तो हो गया ये। हम्म अब ये डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस है। ठीक, ये सिलेबस से डिलीटेड है। ठीक है, अब ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि रेजिस्टेंस बताना है, रेजिस्टेंस फॉर कार्बन रजिस्टर डिटरमाइंड फ्रॉम इतना, द कलर ऑफ थर्ड बैंड मस्ट बी, थर्ड बैंड का कलर हमको बताना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, रेजिस्टेंस को, इसको हम लिखेंगे 22 × 10 का क्यूब प्लस 5%, ऐसा लिखोगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो 10 का पावर वो थर्ड बैंड में दिखाता है, और 10 का पावर 3 है, और 3 को हम ऑरेंज से दिखाते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑरेंज। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस है। ठीक, तो ये सब है। तो ये हो गए हमारे सारे सवाल डिस्कस नीट 2023 के पेपर के। ठीक, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे, आपको चीज़ें समझ अच्छे से आई होंगी, और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही होगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें, और एक कमेंट छोड़कर ज़रूर जाएं। अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें, वो बहुत ही क्रूशियल होता है बेटा, क्योंकि उसी से हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर पाते हैं, आपकी नीड के हिसाब से उसको और बेहतर कर पाते हैं। ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।